अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? खैरियत से हैं आप? हम 6:40 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। सो विल वेट फॉर 10 मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट। नहीं, चार हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो लिस्ट है ना, ये इनकम्प्लीट है। आई टोल्ड यू कि ये लिस्ट जो शुरू में लिखी हुई है, अब आप मैंने कंप्लीट भी करवाया था, आपको याद होगा, ठीक है। नहीं, मॉस्केंटर इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, मॉस्केंटर इज मॉडर्न। मॉस्केंटर जो है वो मॉडर्न है। अगर आप अपनी किताब में देखें, मैंने इस लिस्ट को अपडेट करवाया था। जस्ट अ मिनट, ये मेरी स्क्रीन स्टक हुई भी है। उसमें मैंने आपको नाम लिखवाए थे। एडिशनल आस्क्ड यू टू राइट द नेम्स। वेट अ मिनट। हाँ, फ्योल, वेबर, अर्विक एंड स्टीवर्ट, ठीक है। What happened to this application? ओके जी, तो आई गेस इट्स बैक। फ्योल की थ्योरी के दो पार्ट्स हैं। हेनरी फ्योल जो है, इसकी थ्योरी के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फंक्शंस और टास्क ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस भी कहते हैं और मैनेजमेंट के टास्क भी कहते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उन्हें फंक्शंस भी कहा जाता है, उन्हें टास्क ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, विच इज नोन एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। और दूसरा हेनरी फ्योल की जो थ्योरी है, उसके 14 प्रिंसिपल्स हैं। देयर आर 14 प्रिंसिपल्स। सो हेनरी फ्योल की थ्योरी का जो पहला पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं पहले। इफ यू रिमेंबर इन द वेरी बिगिनिंग, ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं। द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। इन्हें मैनेजमेंट का प्रोसेस भी कहते हैं और इन्हें मैनेजमेंट के फंक्शंस भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज, ये हमने जो बिल्कुल पहले चैप्टर के पहले सफ़े पे हमने ये पढ़ा था, ये 5 फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के, वी डिस्कस्ड इट राइट इन द फर्स्ट पेज। ये पहले सफ़े पे थे, ठीक है ना। ये हेनरी फ्योल के ही हैं। ये एग्जैक्टली यहाँ पे नाम भी दिया उसने, हेनरी फ्योल का। इनफैक्ट यहाँ पे जो डिस्कशन है वो बड़ी लिमिटेड है। इसकी जो डिटेल डिस्कशन है वो नीचे की जा रही है। इसकी जो थोड़ी सी बेहतर डिस्कशन है वो नीचे गिवन है। ये क्वेश्चन है, पास्ट पेपर का ही सवाल है। ये क्वेश्चन अपेयर हुआ था मार्च 2016 में
क्वेश्चन नंबर 1 था ये पेपर का, एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन था। तो जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं इनको एलैबोरेट करके दे दूंगा, आई हैव नॉट सीन दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय देन। तो ये मैंने जब बाद में देखा तो आई रियलाइज कि ये तो ऑलरेडी आपके पास सारी डिटेल मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, तो आप बेशक वहां से पढ़ लें और उसकी डिटेल यहाँ से देख लें, या आप सिर्फ इसको प्रिपेयर कर लें, यू कैन ओनली प्रिपेयर इट। आप सिर्फ इसको प्रिपेयर कर लें, उसको बेशक आप स्किप कर दें, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। सो ये बेसिकली हेनरी फ्योल की थ्योरी के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इसके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा पार्ट जिन्हें हम कहते हैं गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दे आर नोन एज GMPs। GMPs आर गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हेनरी फ्योल कहता है कि अच्छी मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। देयर आर 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जिसकी बेस पे अच्छी मैनेजमेंट की जाती है। लाइक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी मैनेजमेंट इफेक्टिव हो, अगर एक इदारा चाहता है कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, तो उनको ये 14 प्रिंसिपल्स यूज करने होते हैं। ये 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? इन प्रिंसिपल्स के अगर आप नाम देखें, इन प्रिंसिपल्स को मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। तो इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप इसका कोई निमोनिक बना लें। पिक द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच फ्रेज, ऑफ ईच वर्ड। देन बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं, मतलब लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स अवेलेबल। फॉर एग्जांपल एक है ऐप लाइक वर्ड बिल्डर है, या शायद वर्ड जनरेटर है। आप उस ऐप में अल्फ़ाबेट्स ऐड करें, आप उसमें अल्फ़ाबेट्स डालें, तो वो ऐप जो है वो आपको इस तरह से बना के दे देती है, वर्ड्स बना के दे देती है अल्फ़ाबेट्स की बेस के ऊपर। ठीक है ना। तो इस तरह की और एंड्रॉयड पे भी है, इस तरह की वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। तो आप अपनी किताब में जो इस तरह के डिटेल्ड और लेंथी वर्ड्स होते हैं ना, जिसमें कि मेमोराइजिंग एबिलिटी आपको रिक्वायर्ड होती है, उसकी फिर आप निमोनिक्स बना लिया करें। दे आर वेरी हेल्पफुल। निमोनिक्स जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं उसमें फिर आपकी, कि दे अलाउ यू टू रिकॉल एंड मेमोराइज, कि आप एक लफ्ज से आप बहुत सारे लफ्जों का मजमुआ जो है वो याद करने के काबिल हो जाते हैं। सो दैट इज नोन एज निमोनिक, इसे हम निमोनिक कहते हैं। तो ये जैसे ये जो वर्ड्स हैं आपके पास, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, आप इन सारे अल्फ़ाबेट्स को यूज करते हुए आप इसका एक निमोनिक जो है वो बना सकते हैं। लेट मी check if I can get some example of that app। एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको देख के बताता हूँ। नवीद कैमरा में ऑन कर तो लूं, बट इट विल अफेक्ट द स्पीड। तो लास्ट टाइम मैंने कोशिश की थी कैमरा ऑन करने की, पर उससे जो है वो स्पीड पे फर्क पड़ गया था। नहीं 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 बेटा मनसिबा, ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। दे आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस, अलग हैं, प्रिंसिपल्स अलग हैं। ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो फंक्शंस का क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बट प्रिंसिपल्स का अभी तक क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। तो ये दो सेम क्वेश्चंस नहीं है कि आप एक को स्किप करके एक को प्रिपेयर कर लेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ठीक है, दे आर नॉट द सेम क्वेश्चंस, दे आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, करनी हाँ, अभी वो मेरे पास ऐप ओपन नहीं हो रही। इफ इट ओपन्स तो आई विल शो यू, आपको मैं दिखाता हूँ। खैर, लेट्स गो थ्रू दीज 14 प्रिंसिपल्स वन बाय वन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर में आस्क यू कि आप आउट ऑफ दीज 14 कोई से 5-6 प्रिंसिपल्स को लिस्ट डाउन करके ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें।
और एग्जामिनर में आस्क यू कि आप कुछ प्रिंसिपल के सिर्फ नाम लिख दें। यू सी 5-6 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन जो है पेपर में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपेयर हो सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन माइट अपेयर इन द पेपर। और आप गौर फरमाएंगे तो ये प्रिंसिपल जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से ही ड्राइव किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज करने के लिए आप टास्क को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर यूनिट्स में, सो दैट मेक द एम्प्लॉइज मोर एफिशिएंट। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर पढ़ा था। अथॉरिटी, अथॉरिटी कहते हैं कैपेसिटी टू गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी कहते हैं कैपेसिटी टू गिव ऑर्डर्स। ऑर्डर देने की अहलियत को हम अथॉरिटी कहते हैं। तो कहते हैं अच्छी मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉइज मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स एंड अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट। मैनेजर्स जो हैं, मैनेजर्स के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉइज को ऑर्डर दे सके। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स को फॉलो करना। एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। ये डिसिप्लिन होता है। यू सी दिस इज डिसिप्लिन। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? अब देखें जरा, अब सही है? ओके, so division of work is work specialization where the output is increased by making the employees more efficient. Authority is the capacity to give orders. Order देने की capacity होती है, where managers must give orders and they should have authority to give orders. डिसिप्लिन कहते हैं the ability to obey and respect the rule. जितना किसी इदारे में डिसिप्लिन ज्यादा होगा वो इदारा उतनी अच्छी मैनेजमेंट करेगा। अंडरस्टूड है? जितना किसी इदारे में डिसिप्लिन ज्यादा होगा उतनी अच्छी मैनेजमेंट होगी। तो बेसिकली ये सारे के सारे प्रिंसिपल जिनको हम GMPs कहते हैं, दे आर नोन एज गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अल्लाह एक है, ये यूनिटी ऑफ कमांड है, और किबला एक है, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। पुटिंग इट सिंपल, ठीक है? देयर हैज टू बी वन बॉस, वन सुपीरियर। जस्ट इमेजिन इस वक्त आपके सामने वर्चुअली 2 टीचर्स मौजूद हैं BMBS के, फिजिकली तो नहीं है, वर्चुअली हैं, और दोनों एक ही वक्त में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी सुने और किसकी ना सुने। You people will get confused whom to listen and whom not to listen. Superiority एक होनी चाहिए। Employees should receive order from one superior. Boss has to be one. इसे कहते हैं unity of command. Unity of direction से मुराद है किबला एक होना चाहिए। There must be single plan of action to guide workers and managers. प्लान एक होना चाहिए, किबला एक होना चाहिए। एक सिंगल प्लान ऑफ एक्शन के थ्रू अगर आप काम करेंगे तो काम में एफिशिएंसी आएगी, काम में बेहतरी आएगी, ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। एक इंसान के जो जाती मफादात हैं वो कभी भी एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के लार्जर इंटरेस्ट को एक्सीड नहीं कर सकते। एक इंसान के जो जाती मफादात हैं they can never exceed the larger interest of the individuals. उनके इंटरेस्ट को वो एक्सीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के परचेज मैनेजर हैं, यू आर अ परचेज मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और आपको आपकी मैनेजमेंट ने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई रॉ मटेरियल परचेज करने का कहा है कि वी हैव टू फाइंड अ पर्टिकुलर सप्लायर। हमें एक सप्लायर को ढूंढना है और हमें उस सप्लायर से एक XYZ प्रोडक्ट परचेज करना है। आपका भाई है या आपका कज़न है जो उसी प्रोडक्ट में डील करता है जो आपको खरीदने को आपकी मैनेजमेंट ने कहा है। तो आप चाह रहे हैं कि आप अपने कज़न को या अपने भाई को फेवर दे दें कि आप वो प्रोडक्ट जो परचेज करना है आपने लार्ज क्वांटिटी में, बल्क में, वो आप अपने कज़न या भाई से परचेज कर लें कि उसको भी बिजनेस मिल जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। लेकिन आपकी मैनेजमेंट ने एक रूल डिफाइन किया है कि जो भी वेंडर आप सिलेक्ट करेंगे उसके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपका जो कज़न है, आपका जो भाई है, उसके पास एक्सपीरियंस है टोटल 2 साल का। तो अब इवन दो कि आप चाहते हैं, यू वांट कि आप उसे फ़ायदा पहुंचाएं, लेकिन आप नहीं करेंगे ये, क्योंकि आपका जो ज़ाती मफाद है वो वीक है एज कम्पेयर टू जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉई और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज शुड नॉट टेक प्रेसिडेंस। का मतलब है एक्सीड ना करें, उससे आगे नहीं निकलना चाहिए। should not take precedence, must not exceed, उससे exceed नहीं करना चाहिए, must not take precedence over the interest of the organization as a whole. पूरे इदारे के जो इंटरेस्ट होते हैं उससे आगे आपके जाती इंटरेस्ट नहीं हो सकते।
इसे कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अगला प्रिंसिपल कहता है रेम्यूनरेशन। सिंपल, लोगों को फेयर वेज दें, उनको उनकी मेहनत के अकॉर्डिंगली पे करें। ठीक है, यू हैव टू पे द पीपल बेस्ड ऑन द वर्क दे परफॉर्म। अगर आप उन्हें पे नहीं करेंगे तो ये अच्छी मैनेजमेंट नहीं होगी। सेंट्रलाइजेशन, किस हद तक एक इदारे में जो डिसीजन मेकिंग है वो एक सिंगल सेंटर में पाई जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की देखें, इफ यू लुक एट द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, let's just look at हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक इदारे की जो हायरार्की होती है उसके अंदर मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट लेवल्स, और अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे आती है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स इन द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है उसमें मुख्तलिफ लेवल्स पाए जाते हैं। इफ वी लुक एट हायरार्की, ओके, सो दिस इज हायरार्की, लेट्स से, ये देखें, ये एक टिपिकल हायरार्की है जिसके अंदर लेट्स सपोज इस वक्त 3 लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज सीईओ, ये सीईओ है, ठीक है। दिस इज जनरल मैनेजर, ये जनरल मैनेजर है, ठीक है। दिस इज मार्केटिंग मैनेजर, दिस इज एचआर मैनेजर, दिस इज फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द मैनेजर्स, ओके। सारे डिसीजन अगर सीईओ लेगा इदारे के, इफ द सीईओ इज गोइंग टू मेक ऑल द डिसीजंस, इसे कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। अगर सीईओ डिसीजन मेकिंग नीचे वालों को दे देगा या इनको इन्वॉल्व करेगा डिसीजन मेकिंग में, इसे कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी कम से कम 150 साल पुरानी है। तो 150 साल पुरानी थ्योरी में सेंट्रलाइजेशन वाज यूज्ड टू बी, इट वाज यूज्ड टू बी अ गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल। बट आजकल जो दौर है, नाउअडेज मैनेजमेंट इज मोर डिसेंट्रलाइज्ड। नाउअडेज मैनेजमेंट इज मोर डिसेंट्रलाइज्ड। आजकल जो मैनेजमेंट है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। आजकल जो मैनेजमेंट है दैट इज मोर डिसेंट्रलाइज्ड। अब वो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं है, इट इज नाउ डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। सो सबऑर्डिनेट्स को आप किस हद तक इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ये इंडिकेट करता है डिसेंट्रलाइजेशन को। और किस हद तक आप सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व नहीं करते, ये इंडिकेट करता है डिसेंट्रलाइजेशन को। इसी so degree to which subordinates are involved in the decision making, it defines the degree of centralization or the degree of decentralization. फिर एक होती है स्केलर चेन। स्केलर चेन कहते हैं चेन ऑफ कमांड को। स्केलर चेन कहते हैं क्लियर चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्लियर होनी चाहिए। द अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी, जैसे ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, दिस इज लाइन ऑफ अथॉरिटी, दिस इज लाइन ऑफ अथॉरिटी, ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है। और ये लाइन ऑफ अथॉरिटी इंडिकेट करती है कि जो हायरार्की है, जो रैंक्स हैं वो क्लियर है। ये सीईओ है, ये जीएम है, ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, ये रैंक्स बड़े क्लियर हैं। दीज आर वेरी क्लियर रैंक्स। इसे कहते हैं स्केलर चेन। ऑर्डर हमेशा ऊपर से नीचे आएंगे। रिमेंबर दैट ऑर्डर्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हुक्म हमेशा ऊपर से नीचे आता है, ये दुनिया का, कायनात का असूल है, ठीक है। ऑर्डर्स हमेशा नीचे से ऊपर आते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जिम्मेदारी हमेशा नीचे से ऊपर मूव करती। ऑर्डर्स हमेशा ऊपर से नीचे आएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा नीचे से ऊपर मूव करेगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो हमेशा, इंस्ट्रक्शन हमेशा ऊपर से नीचे आएंगे और इंफॉर्मेशन फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर होगा। इसे कहते हैं स्केलर चेन। द नेक्स्ट प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब हुक्म नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है तरतीब। पीपल एंड मटीरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आप पढ़ने बैठे हैं, यू हैव जस्ट डिसाइडेड कि चलें आज पढ़ ही लेते हैं, दिल निकाल लिया आपने पढ़ने के लिए। यू हैव जस्ट सैट डाउन टू स्टडी। किताब नहीं मिल रही, पेंसिल नहीं मिल रही, कॉपी कहाँ गई, इसी इट मीन्स कि ऑर्डर का फुकदान है। यू आर नॉट ऑर्डर्ड, आप ऑर्डर्ड नहीं है, ठीक है ना। ऑर्डर का मतलब होता है हर चीज अपनी जगह पे हो, ये अच्छी मैनेजमेंट की इंडिकेशन है। इट इंडिकेट्स गुड मैनेजमेंट। अगर आपकी जिंदगी में तरतीब नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट अ गुड मैनेजर ऑफ योर लाइफ एज वेल, ठीक। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट। इक्विटी कहते हैं फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट को।
Managers should be kind and fair to their subordinates, should treat their subordinates fairly. हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, हर इंसान का ये राइट है कि उसकी इज्जत की जाए, तो हर एक को इज्जत देना, उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करना, ये अच्छी मैनेजमेंट की निशानी है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, टेन्योर कहते हैं द अमाउंट ऑफ टाइम एन एम्प्लॉई वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। टेन्योर कहते हैं अमाउंट ऑफ टाइम एन एम्प्लॉई वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं उसका टेन्योर। तो पर्सनल प्लानिंग करना, वैकेंसीज को फिल करना, इसी एम्प्लॉइज को रिटेन करना, ये सारा का सारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है। यहाँ पे लफ्ज है पर्सनल, पर्सनल और एक लफ्ज होता है पर्सनल, ये दो अलग अलग लफ्ज हैं। एक लफ्ज होता है पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है जाती, इसका मतलब होता है जाती। एक लफ्ज होता है पर्सनल, इसका मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स, आपका HR, आपके एम्प्लॉइज, ठीक है। ये भी एक प्रोफेशनल वर्ड है पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है आपके एम्प्लॉइज कौन है, आपका ह्यूमन रिसोर्स कौन। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल से मुराद है कि मैनेजमेंट को चाहिए कि पर्सनल प्लानिंग करे, इंश्योर करे दैट ऑल द एम्प्लॉइज आर वर्किंग फाइन एंड वैकेंसीज आर फिल्ड। इनिशिएटिव, अलाउइंग द पीपल टू कैरी आउट देयर प्लान एट देयर ओन पेस, इससे एम्प्लॉई एफर्ट बढ़ेगी, इससे एम्प्लॉई एफर्ट बढ़ेगी। आप एम्प्लॉय मतलब मुझे कोर्स कवरेज प्लान मिल गया, फॉर एग्जांपल मुझे कह दिया कि जी 4 महीने आपके पास ये कंटेंट है, आपने ये कोर्स कवर करवाना है। अब मुझे इनिशिएटिव अगर मिलेगा तो मैं अच्छा काम करूंगा। इनिशिएटिव क्या है, दैट आई मस्ट बी गिवन अ लिबर्टी टू कैरी आउट माय एक्शन प्लान एट माय ओन। मैं अपना एक्शन प्लान खुद बनाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से क्लासेस में टॉपिक कवर करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, ये मेरा एक्शन प्लान है। ओके, तो जो एम्प्लॉइज जिनको आप अलाउ करते हैं कि वो अपना एक्शन प्लान खुद बनाएं, वो ज्यादा बेहतर काम करते हैं। आखिरी प्रिंसिपल है स्पिरिट डिकॉप्स। स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब होता है, ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है। स्पिरिट का मतलब होता है टीम हार्मनी और टीम स्पिरिट, ठीक है। स्पिरिट का मतलब होता है टीम हार्मनी और टीम स्पिरिट, और कॉप्स कहते हैं टीम्स को, ठीक है, डी कहते हैं द को। तो स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब है कि आप टीम हार्मनी या टीम स्पिरिट जो है वो बिल्ड करते हैं वर्क प्लेस के। प्रोमोटिंग द टीम स्पिरिट टू बिल्ड टीम हार्मनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इदारे के अंदर आप टीम स्पिरिट या टीम हार्मनी जो है वो बिल्ड करते हैं, ठीक है ना। यू बिल्ड टीम हार्मनी एंड टीम स्पिरिट। ओके, तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं आपके पास। अच्छा, ये मैंने एक ऐप निकाली है, आप ये देख सकते हैं, इट इज allscrabbledwords.com, एक वेबसाइट है allscrabbledwords.com। असल इनिशिएटिव का मतलब होता है लोगों को ये अलाउ करना कि वो अपना एक्शन प्लान खुद बनाएं, गिविंग पीपल दिस लिबर्टी टू मेक देयर ओन एक्शन प्लान, ठीक है। आप लोगों को उनका गोल दे देते हैं, आप उन्हें उनका टास्क दे देते हैं, और अब आप उन्हें ये अलाउ करते हैं कि दे कैन मेक देयर ओन एक्शन प्लान। इसे कहते हैं इनिशिएटिव देना। आप हर वक्त उनके सर पे सवार नहीं रहते, यू डोंट मॉनिटर देम वेरी क्लोजली, आप उनके हर वक्त सर पे सवार नहीं होते, इसे हम कहते हैं एक्शन प्लान उनके हवाले कर देना, द वे दे वांट टू इम्प्लीमेंट देयर स्ट्रेटजी, ठीक है। ओके, सो ये एक वेबसाइट है, इट्स अ वेबसाइट allscrabbledwords.com। इसके वो कहते हैं एंटर अप टू 12 लेटर्स। ओके फाइन, तो हमारे पास टोटल 14 हैं, नेवर माइंड, हम एक S, एक E और एक A निकाल देते हैं फॉर एग्जांपल। तो SEA, सी हमने खुद बना लिया, बाकी डाल देते हैं DDUUSRC। सो वी हैव DDUUSRC, ठीक है। देन वी हैव SO एंड देन वी हैव IE, ठीक है। मेरा ख्याल है हमने 9, 10, 11 डाल दिए हमने, ठीक है। वो आप जो मर्जी वर्ड बना लें। ओके, सो आई हैव गिवन इट these alphabets and now it will help me get some words, ठीक है। ये मुझे कोई वर्ड्स निकाल के देगा। लेट्स सी कि ये इन 11 अल्फाबेट से कौन कौन सा वर्ड देता है मुझे, ठीक है ना। सो आर देयर एनी वर्ड्स? हाँ, ये देखें उसने कितना प्यारा वर्ड दिया आपको। उसने 10 लेटर्स यूज कर दी हैं डिस्कोर्स के अंदर।
10 लेटर यू, एक यू मिसिंग है बस, देख रहे हैं आप, सिर्फ एक यू मिसिंग है, ठीक है। 10 लेटर वर्ड डिस्कोर्स्ड है, इसमें एक यू मिसिंग है। 9 लेटर वर्ड्स, ठीक है, ये हैं। 8 लेटर वर्ड्स अगेन यू कैन, अब मेरा ख्याल है डिस्कोर्स्ड सा सी और एक यू ज़हन में रख लें, आसानी हो जाएगी। डिस्कोर्स्ड सी, हाँ, या सी यू डिस्कोर्स्ड सी यू डिस्कोर्स, ठीक है, एस डबल ई ना सही, एस ई यही सही किसी, एनीवे तो मतलब जिस तरह मर्जी आप इसको याद रखें, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इट मेमोराइज्ड, ठीक है। खैर ये इस तरह की और एप्लीकेशंस भी हैं अवेलेबल, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आगे भी थ्योरी में 10 प्रिंसिपल्स हैं, ये तो फ्योल के हैं ना। ओके, ये क्वेश्चन था पास्ट पेपर्स का, ये क्वेश्चन था पास्ट पेपर्स का। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग में आप मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एंड यू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज टू मीट योर ऑब्जेक्टिव्स फॉर द अचीवमेंट्स। प्लानिंग के बाद आती है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें आप रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजिंग फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेटिंग में आप क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग में आप टाइमिंग और सीक्वेंस डिटरमिन करते हैं एक्टिविटीज का, सो दैट यू कैन कैरी आउट डायरेक्शन प्लान इन अ प्रॉपर ऑर्डर। कमांडिंग में आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को इंश्योर करते हैं, ऑर्डर देते हैं, लोगों के स्किल्स को बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइज करते हैं। और कंट्रोलिंग में आप क्या करते हैं? कंट्रोलिंग में आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, यू मेक श्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज आर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, जैसे प्लान किया था वैसे ही काम हो रहा है। तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज की एग्जीक्यूशन को मेजर करते हैं एंड यू टेक करेक्टिव एक्शंस वेयर नेसेसरी। तो आप यहाँ से इसकी डिटेल देख लें बेशक, इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू रीड इट फ्रॉम हेयर एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल। ऊपर जो कि एक लाइन लिखी हुई है, तो यहाँ पे जरा ज्यादा तफसील मिल जाएगी आपको। तो ये दो इंपॉर्टेंट थेरीज हैं। फ्योल की थेरी के दो पार्ट्स हैं बेसिकली, फ्योल हैज 2 पार्ट्स, ठीक है। फ्योल की थेरी के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है फ्योल की थेरी का? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट पार्ट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा पार्ट है फ्योल की थेरी का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पहला पार्ट है फंक्शंस, दूसरा पार्ट है प्रिंसिपल्स। फंक्शंस 5 हैं, प्रिंसिपल्स 14 हैं, कंफ्यूज ना कीजिएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि फंक्शंस क्या हैं और प्रिंसिपल्स क्या हैं। अगला मॉडल आ रहा है अर्विक का, लिंडल अर्विक का। अर्विक कहता है, अर्विक बेसिकली एक ब्रिटिश था, फ्योल एक अमेरिकन था। अर्विक ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने इंटीग्रेट किया फ्योल के आइडियाज को, ठीक है, और इसने कहा कि अच्छी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 10 फंक्शंस पे डिपेंड करती है। ही हैज 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसने कहा कि अच्छी मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के 10 प्रिंसिपल्स होते हैं। 7 प्रिंसिपल्स जो हैं, जी बिल्कुल, टेस्ट मैंने आपका अनाउंस किया था। टेस्ट में मैंने कल लिंडल तक कहा था कि फ्योल तक कहा था? मैंने अर्विक तक कहा था टेस्ट आपका, इफ आई रिमेंबर। यहाँ तक मेरे ख्याल है मैंने आपका टेस्ट अनाउंस किया हुआ है, यहाँ तक इफ आई रिमेंबर, है ना? हाँ, ब्यूरोक्रेसी से ऊपर ऊपर, ठीक है, वेबर से ऊपर ऊपर। तो यहाँ तक आपका पहला टेस्ट है, जो कि फ्राइडे को इंशाल्लाह होगा। चलें वेबर माइनस कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कल क्लास ना हो सकी तो फ्राइडे को टेस्ट स्केड्यूल्ड है आपका, ठीक है, इन केस अगर कल क्लास ना हो सकी। असद बेटा आगे तो पूरे पूरे चैप्टर्स के टेस्ट होने हैं, इट्स नॉट मच, अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह करें, कोई ज़्यादा नहीं है वैसे, होना चाहिए। हाँ, लिंडल तक कर लेते हैं, मैंने वेबर माइनस कर दिया क्योंकि प्रॉबेबली आई माइट नॉट बी एबल टू टेक क्लास टुमारो, मेरी एक प्रायर कमिटमेंट है, माइट बी ओवर देयर। इन केस अगर हमारी कल क्लास ना हो सकी तो फिर हम सैटरडे वाली क्लास अपनी थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेंगे, ताकि हम अपना कंटेंट कवर कर लें, ठीक है। तो हम सैटरडे की जो क्लास है वो थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेंगे, आधा घंटा, ओके। चूँकि हमारी क्लास आखिरी क्लास होती है ना, इस क्लास के बाद तो और कोई क्लास नहीं होती आपकी, दिस इज योर लास्ट क्लास ना, सिंस मॉर्निंग, एग्जैक्टली। तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास ये लिबर्टी है कि हम अपनी टाइमिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके जी, अर्विक दुनिया को बताता है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के 10 प्रिंसिपल्स हैं, एंड दीज प्रिंसिपल्स आर ब्लेंड ऑफ, these principles are a blend of Fayol's function, Fayol के functions and principles।
ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फ्योल के प्रिंसिपल्स और फ्योल के फंक्शंस का एक ब्लेंड है, उसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वो क्लास भी जरूरी है नवीद, इट मस्ट हैपन, वो बहुत जरूरी है। जैन आपसे ये गलती से प्रेस हो गए हैं बटन आई गेस, या ये कोई कोड है जो आप मुझे कन्वे करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास डिकोडर मौजूद नहीं। ओके, सो अरविक कहता है कि ऑब्जेक्टिव, फ्योल कहता है प्लानिंग, अरविक कहता है ऑब्जेक्टिव। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ द पर्पस। एक पर्पस होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। इशा की अजान हो रही है, 2 मिनट का पॉज लेते हैं। ओके जी, सो कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन का और उसके हर डिपार्टमेंट का एक पर्पस, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसके बगैर वो मीनिंगलेस है या वो रिडंडेंट है। रिडंडेंट से क्या मुराद होता है? ऑफ नो यूज, किसी चीज का यूज ना होना, इसे कहते हैं रिडंडेंट, ऑफ नो यूज।
स्पेशलाइजेशन की बात फ्योल भी करता है, इसकी बात अर्विक भी करता है। एक्टिविटीज ऑफ एवरी मेंबर शुड बी कन्फाइंड, कन्फाइंड मींस शुड बी स्पेशलाइज्ड, यू सी, टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। एक फंक्शन आपने परफॉर्म करवाना है, आपने एक फंक्शन परफॉर्म करवाना है और वो फंक्शन जो है एम्प्लॉइज का, वो आपका कन्फाइंड होना चाहिए। जी कल सेशन है बिल्कुल 3 बजे, वो कंटेंट का डिफरेंस डिस्कस करना है क्विकली, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट टाइम सब्जेक्ट पढ़ा ज़रूर है लेकिन किसी वजह से पेपर नहीं दिया एंड नाउ दे आर कंफ्यूज्ड कि वो क्या करें, दोबारा क्लासेस लें, किस तरह पढ़ें। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग अब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली वो तो नई स्कीम को ही फॉलो करेंगे, बट दोज हु हैव स्टडीड इट अर्लियर बट हैवंट टेकन पेपर, लेकिन आप लोग भी ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा, ऑनलाइन उसकी होगी अटेंडेंस, ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेशन, द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर से, ऑर्गेनाइजिंग पर से, कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है, जो पिलर है, उसका अपना भी एक पर्पस होता है विच इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट पर्पस इज टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड दस यूनिटी ऑफ एफर्ट। ये बहुत मुश्किल जुमला लिखा हुआ है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सेंटेंस, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको बहुत आसान अल्फाज में आप लिख सकते हैं दैट द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग as differentiated from the purpose of the organization is to coordinate the efforts, ठीक है, एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना। तो ऑर्गेनाइजिंग का एक पर्पस होता है, इस फंक्शन का भी एक पर्पस होता है। एक इदारे का तो पर्पस है ही है, ऑर्गेनाइजिंग का अपना पर्पस भी होता है, और पर्पस क्या है, एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, यूनिटी ऑफ एफर्ट को बढ़ाना। अथॉरिटी की बात फ्योल भी करता है, अथॉरिटी की बात अर्विक भी कर रहा है। सुप्रीम अथॉरिटी मस्ट रेस्ट समवेयर, कहीं ना कहीं होनी चाहिए, जैसे अभी एग्जांपल दी थी, यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी सीईओ के पास है, किसी हर इदारे के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी कहीं ना कहीं होती है, और वो अथॉरिटी जो है वो फिर नीचे चेन ऑफ कमांड के थ्रू आती है, क्लियर लाइन ऑफ कमांड होती है, चेन ऑफ कमांड होती है, और हर इंडिविजुअल जो है वो किसी ना किसी को रिपोर्ट कर रहा होता है। ये बात फ्योल ने भी की थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सुपीरियर फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट इज एब्सोल्यूट, यानी आप एक सुपीरियर को जिम्मेदार ठहराते हैं उसके सबऑर्डिनेट्स के एक्शन के ऊपर। एक सुपीरियर, कहते हैं ना कि ग्रेट अथॉरिटी कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कॉन्सेप्ट है, कहते हैं ग्रेट अथॉरिटी कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट अथॉरिटी कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास अथॉरिटी है, नहीं, हाँ, सीक्वेंस डजंट मैटर, आगे पीछे हो सकते हैं, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ना इन 10 प्रिंसिपल्स का सीक्वेंस मैटर करता है, ना उन 14 का सीक्वेंस, हाँ इसका सीक्वेंस मैटर करता है। ये 5 फंक्शंस ये सीक्वेंशियल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड, इसका सीक्वेंस मैटर करता है, ठीक है। तो जो जहाँ पे प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस का सीक्वेंस मैटर करता है, प्रिंसिपल्स का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ओके। सो वो कहता है कि अगर आप किसी को, एक ही बात है ना, अथॉरिटी मीन्स पावर, बात एक ही है। अथॉरिटी और पावर में एक बुनियादी फर्क ये है कि अथॉरिटी जो होती है वो लेजिटिमेट पावर होती है, लीगल पावर होती है, पावर अक्सर नेगेटिव भी होती है। पावर एंड अथॉरिटी हैव द सेम कॉन्सेप्ट टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। अगर आप फिल्म स्पाइडरमैन का डायलॉग सोच रहे हैं तो वहां पे वर्ड पावर ही है। स्पाइडरमैन में ये वो एक कोड करता है ना, तो वहां पे वर्ड पावर ही है, ठीक है, आपके ज़हन में अगर वो चल रहा है तो यस, वहां पे पावर है। एनी हाउ, तो अथॉरिटी कह लें, पावर कह लें, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों का मकसद लोगों से काम करवाना होता है। लेकिन जब आपके पास ये पावर या अथॉरिटी है कि आप किसी से काम करवा सकते हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा है, फिर आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा है कि आप जवाबदेह होंगे उन लोगों के, ठीक है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि फ्योल ने डिस्कस नहीं किया था, डेफिनेशन। कहते हैं हर पोजीशन का कंटेंट, उसकी ड्यूटीज, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके रिलेशनशिप विद अदर पोजीशंस should be clearly defined in writing. You see, clearly defined
हर जॉब डिफाइंड होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द ड्यूटीज, इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। हर चीज डिफाइंड होनी चाहिए एंड मस्ट बी पब्लिश टू ऑल कंसर्न। कहीं ना कहीं लिखी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लिखी होनी चाहिए, पब्लिश्ड होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट फ्योल ने डिस्कस नहीं किया था। कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं कम्युनिकेशन को। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मस्ट कॉरेस्पॉन्ड, मस्ट कॉरेस्पॉन्ड। अगर अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, दोनों चीजें पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगर आप किसी के सुपीरियर हैं और अगर कोई आपका सबॉर्डिनेट है तो आपके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए। ये वाला पॉइंट भी पहले डिस्कस नहीं हुआ, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये वाला पॉइंट भी डिस्कस नहीं हुआ। नो पर्सन शुड सुपरवाइज मोर देन 5 और 6 पीपल। स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू इमीडिएटली वन बॉस। इसे कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक बॉस को कितने लोग डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। तो कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो 6, 5 या 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये इसका यूनिक पॉइंट है, ये डिस्कस नहीं हुआ था पहले। फ्योल बात करता है इक्विटी की, ये बात करता है बैलेंस की, सेम कॉन्सेप्ट है। देयर हैज टू बी बैलेंस इन वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है जो कि फ्योल ने डिस्कस नहीं किया था और वो डिस्कस करता है कॉन्टिन्यूटी। कहता है मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हर दफा आप मैनेज करते हैं, हर दफा आप प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट कमांड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, फिर आप रीऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप नए सिरे से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एवरी अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग से क्या मुराद है, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग से मुराद है एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर दैट। उसके पास एक स्पेसिफिक प्रोविजन होनी चाहिए। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। देयर इज ऑलवेज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंप्रूवमेंट। एग्जैक्टली, इसलिए इनको अलग अलग करना है, इसीलिए इनके निमोनिक्स अलग अलग बनाने हैं। जो कंसेप्चुअली सेम है उनका कॉन्सेप्ट आप सेम पुट कर सकते हैं। जो कंसेप्चुअली सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ प्लानिंग है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, सेम कॉन्सेप्ट है, हैज टू बी अ गोल, हैज टू बी अ पर्पस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन सेम कॉन्सेप्ट है, स्पेशलाइजेशन सेम कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ कॉन्सेप्ट सेम है वहाँ पे आप उस कॉन्सेप्ट इक्विटी बैलेंस के साथ मैच करता है। अगेन वही यही वर्ड बिल्डर के ऊपर ये 10 अल्फाबेट्स डालें और देखें इसका क्या वर्ड आपको बना के देता है। ठीक है, यू कैन सी द वर्ड ऑफ इट एज वेल। तो आज हम लोगों ने 2 मॉडल्स डिस्कस किए हैं, फेओल के प्रिंसिपल्स और अर्विक के प्रिंसिपल्स। Today we have discussed 2 important models. We have discussed principles of Fayol and principles of Arvik. ठीक है, और यहाँ तक आपका टेस्ट 1 स्केड्यूल्ड है। यहाँ तक आप लोगों का टेस्ट 1 जो है वो स्केड्यूल्ड है। दिस इज वेयर टेस्ट 1 अप टिल अर्विक। ठीक, अर्विक की थियरी तक ये टेस्ट 1 होगा आपका। ओके, और ये सैटरडे को फ्राइडे को स्केड्यूल्ड है। फ्राइडे को होपफुली 12-1 बजे अपलोड हो जाएगा। आई विल बी गिविंग लाइक 24 आवर्स विंडो, 24 आवर्स की विंडो होगी और उस विंडो में इसको अटेम्प्ट करके आपने वापस अपलोड करना होगा। ओके, टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपलोड करने का ट्यूटोरियल आपको मिल गया व्हाट्सएप पे, आप उसे देख लीजिएगा। उसको फॉलो करते हुए आपने उस ट्यूटोरियल को देखते हुए आपने अपलोडिंग करनी। ठीक है जी, चलें, कल की क्लास टेंटेटिवली है कि नहीं होगी, ठीक है, फिर भी मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। टेस्ट का टाइम मेंशन होगा उसके ऊपर, टाइम और मार्क्स मेंशन होंगे। कोशिश करें कि आप उस टाइम को फॉलो करें और कोशिश करें कि अच्छे बच्चों की तरह बगैर देखे, बगैर चीटिंग किए टेस्ट करें। माशाल्लाह सारे इतने मैच्योर हैं, इतने अब बड़े हैं कि अब ये अच्छा नहीं लगता कि अब आपसे ये कहना कि बगैर देखे कीजिएगा। ठीक है, यू ऑल आर मैच्योर इनफ, यू ऑल आर वाइज इनफ टू नो योर गुड एंड बैड, माशाल्लाह। तो कल की क्लास टेंटेटिवली नहीं होगी। ठीक है, इन केस अगर मैंने करनी हुई तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, आई विल सेंड अ टेक्स्ट। अदरवाइज क्लास नहीं होगी और हम फ्राइडे को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे वेबर से। विल कंटिन्यू फ्रॉम वेबर। ओके जी, ऑल गुड, चलें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।